के प्रायोजक हैं कौटिल्य एकेडमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं प्रहलाद राजपूत, जो प्रहलाद कोचिंग क्लासेस अशोका गार्डन भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ ही मौजूद हैं अदिति पटेल, जो प्रहलाद कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए, पहला सवाल मेरा प्रहलाद जी से ही है। सबसे पहले तो कि आप इतने लंबे समय से एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। आप अपने स्कूल के माफ़ कीजिएगा, कोचिंग संस्थान के बारे में बताएं, और कोचिंग क्लासेस में मैथ स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं, कैसे उनको एजुकेट किया जाता है, जानना चाहेंगे। जी, मैंने अपनी कोचिंग जो संस्थान है उसकी स्थापना आज से लगभग 16 साल पहले 2005 में की थी। उस समय मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, और आज मेरे कोचिंग स्टूडेंट से हज़ारों स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। और आज लगभग सभी क्षेत्र में, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, हर जगह मेरे यहाँ के इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है हर जगह आपको मिलेंगे। और हमारे यहाँ जो है एवरी ईयर मैथ स्ट्रीम के लगभग 400 से 500 स्टूडेंट के रहते हैं हमारे यहाँ। और मेनली मैं जो है केमिस्ट्री देखता हूँ, और उसके अलावा मेरे यहाँ पे जो अदर्स टीचर हैं वो फिज़िक्स वाले टीचर जैसे कमलेश, वो फिज़िक्स देखते हैं, फिज़िक्स और मैथ देखते हैं, वो भी बीटेक हैं। तो हमारे यहाँ जो भी जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे वेल एजुकेटेड हैं। मेरा भी केमिस्ट्री में एमएससी है। और हम लोग जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या उसको क्लास में जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट का बेसिक नॉलेज कितना है, और हम लोग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का जो बेसिक नॉलेज है उस पर फोकस करते हैं। उसके बाद बच्चों को हम थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो तो ऐसा है कि आज ही कल बच्चा भूल जाता है, और जब तक वो प्रैक्टिकली करके नहीं देखेगा तब तक वो चीज़ उसके माइंड में नहीं रहती है। और प्रैक्टिकल करने से ये होता है कि बच्चे का माइंड भी डेवलप होता है। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट जब प्रैक्टिकली करेगा, और खासकर साइंस फील्ड है, और साइंस फील्ड में मेन चीज़ है प्रैक्टिकल। बिना प्रैक्टिकल के कहें तो साइंस की जो फील्ड है एकदम अधूरी है। और खासकर केमिस्ट्री तो एक लेबोरेटरी साइंस है, बिना प्रैक्टिकल के केमिस्ट्री एकदम अधूरा है। तो हम लोग जब भी मतलब स्टूडेंट को टीच करते हैं तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। और जैसा कि मैं और मेरे यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं, हम लोग स्कूलों में भी लेक्चर वगैरह लेते हैं, तो बच्चों को स्कूलों में भी प्रैक्टिकल वगैरह उनके माध्यम से भी हम सारी चीज़ें सिखाते हैं। उसके अलावा हम लोग जैसे जितना इजी वे हो सके उतनी इजी वे में बच्चों को पढ़ाते हैं। और उस जैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका रिवाइज़ कराते हैं। रिवाइज़ करवाने के बाद ओरल टेस्ट लेते हैं। फिर जब ओरल टेस्ट हो जाता है उसके बाद हम बच्चे का रिटर्न टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चे में जो भी कमी है, जो भी डाउट है, वो सारे के सारे निकल जाए। और मान लो बच्चों में डाउट रहता है तो हम अलग से संडे जो है हमारा पूरा डाउट सेशन रहता है, तो संडे के दिन पूरी की पूरी हमारे यहाँ डाउट सेशन की क्लासेस लगती है। और बाकी हम पूरा वीकली मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासें रहती हैं। उसमें मतलब ये तो रहता है कि बच्चा कोई डाउट नहीं रहता, लेकिन फिर भी मान लो कि बच्चों को कोई डाउट रह जाता है तो उसको हम संडे क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में बुला के मैं और मेरे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो सारी चीज़ें उसको क्लियर कर देते हैं। और जैसे ही उसका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद कॉपी चेक होती है, तो उस कॉपी को हम बच्चों को दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें किस तरह की कमी है, कहाँ आपने आंसर देने में त्रुटि की है। और कई बार जैसे कि बोर्ड के जो टॉपर स्टूडेंट है, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड के जो टॉपर स्टूडेंट है उनकी कॉपी हम बच्चों को दिखाते हैं कि देखो टॉपर बच्चे किस तरह से कॉपी लिखते हैं, तो आपको किस तरह से हमारी कॉपी लिखना चाहिए।
इस तरह से हम बच्चों की हमारे इंस्टीट्यूट में तैयारी कराते हैं और जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम हमारे स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय है सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप बच्चे के साथ साथ टीचर्स भी परिश्रम करते हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अदिति आपकी कोचिंग संस्थान से ही पढ़ी है, इसलिए अदिति से भी बात करेंगे। अदिति, आपने क्या एम रखा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे अपने फ्यूचर में। मैम, मेरा एम है सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर बनने का कहीं ना कहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मैथ से पढूं। मैथ साइंस मैंने इसीलिए लिया है कि कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलता है और मैं इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर पाऊंगी। और मेरा इंटरेस्ट रहा है मैथ्स में, तो मैं चाहती हूँ कि मैथ्स के साथ ही मैं अपना करियर लेके चलूँ और सिविल सर्विसेज में मेरा करियर बनाऊँ। आप बिल्कुल, मैथ्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अदिति, कुछ कह रही थी आप, माफ़ कीजिएगा। हाँ। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि आज के जो हम देखते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मैथ्स और देखा जाए तो साइंस, देखा जाए तो हर वे में साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मैंने सोचा कि साइंस के साथ मैं अपना एम को आगे बढ़ाती हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपके सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी मैथ्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अदिति। चलिए, अब एग्ज़ाम की बात हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं आपसे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करती हैं। मैम, मैं तैयारी थोड़ा मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही हैं, तो तीनों को बराबर टाइम देना पड़ता है क्योंकि तीनों ही टफ सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं मैथ्स को रात के टाइम, और जो केमिस्ट्री है क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टफ रहता है वो, तो उसमें मैं सुबह के टाइम पढ़ती हूँ। लगभग मैं 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ और अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं पढ़ाई और अदर एक्टिविटीज़ को साथ में लेके चलती हूँ ताकि मैं इंजॉय करूँ पढ़ाई को, ना कि मैं उसको बोझ की तरह लूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है अदिति आप में और निश्चित रूप से आपने जो एम रखा है उसको आप जल्द ही हासिल कर पाएंगी। चलिए प्रहलाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह भी योगदान दे रहा है और आप उस योगदान को कैसे देखते हैं? जी, बंसल आज एक ऐसा नाम है जिसको पहचान की ज़रूरत नहीं है। आज हर क्षेत्र में बंसल का नाम है। मेरे कई दोस्त भी हैं बंसल ग्रुप में, और बंसल ग्रुप में हर साल मैं अपने कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको विज़िट भी कराता हूँ। वहाँ का जो कैंपस है, बंसल का कैंपस बहुत अच्छा है। और वहाँ अभी हमने लास्ट मंथ में मैंने बच्चों को वहाँ पे विज़िट कराया था। और इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो मशीनरी है, वो सारी की सारी मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल है। और वहाँ का जो फैकल्टी मेंबर है वो बहुत सपोर्टिंग है। और वहाँ जब मैं मिला तो वहाँ के जैसे राहुल सर वगैरह, ये लोग मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, तो इन लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो SC ST के स्टूडेंट हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पे स्टडी दी जाती है। और स्कॉलर वगैरह जो है, प्रॉपर स्कॉलर मिलती है। स्कॉलर बेस पे बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। और बंसल ग्रुप जो है कि वहाँ से स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग पास करके जाता है तो उससे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बंसल ही खूब इतना बड़ा एक ग्रुप है। भोपाल में ही उसका कई नाम है, बहुत सारी चीज़ें बंसल सरिया है, बंसल ऑयल है, बंसल रिफाइनरी है, बंसल न्यूज़ चैनल है। अभी तो बंसल का मॉल जो हबीबगंज पे है, बंसल उसको बना रहा है। तो मतलब वहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट होता है उसको कहीं दूसरी जगह कैंपस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। बंसल खुद ही अपने स्टूडेंट को वहाँ पे जॉब प्रोवाइडेड कराता है। तो बंसल एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है आज। भोपाल में नहीं, पूरे MP और छत्तीसगढ़ में बंसल ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है। और बंसल ग्रुप जो है शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति करता जा रहा है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से हमें प्रोत्साहित किया है, निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी हम इसी तरह से काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर योगदान दें। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे, जब बंसल समूह की बात हो रही है, टेक्निकल एजुकेशन आप समझती हैं बेहतर तरह से, बंसल समूह की किन नीतियों को टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में आप पसंद करती हैं? सबसे पहले तो मैम, जब मैंने 1 महीने पहले बंसल कॉलेज में विज़िट किया तो मैम मुझे सबसे अच्छे लगे वहाँ के जो लैब्स हैं, वहाँ की जो मशीनरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज जितना ज़्यादा होगा और जितना अच्छा हम सीखेंगे, कहीं ना कहीं वो आगे हमारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो जब मैंने वहाँ पे देखा एक मैकेनिकल फील्ड में अलग अलग मशीनरी की अलग अलग लेबॉरेटरीज़ हैं, तो मैम हम जितना बारीकी से समझते हैं और जितना प्रैक्टिकली समझते हैं, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बंसल कॉलेज में इतनी अच्छी अच्छी लेबॉरेटरीज़ हैं और इतना अच्छा फैकल्टी मैंने देखा है यहाँ का। और देखा जाता है यहाँ का कैंपस जो बहुत ही बड़ा है, और टेक्नोलॉजीज़ के बाद हम देखते हैं कि हमारे फ्यूचर में उसका कहाँ काम आ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में गए हैं। और क्योंकि बंसल तो खुद ही एक इतना बड़ा, देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र देता है अपने बच्चे को, तो बहुत ही अच्छा ग्रुप हम देखते हैं बंसल को, और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। प्रहलाद, आप सर आपसे समझेंगे, और बंसल समूह द्वारा जो टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है वो हर वर्ग और हर क्षेत्र में उपलब्ध हो सके, इसके लिए और क्या कदम उठा सकते हैं?
मैम इसके लिए हम लोग को ये करना चाहिए कि जैसे कि भोपाल से बाहर निकल के दूर दराज के जो क्षेत्र है, खासकर ग्रामीण एरिया, वहाँ पे जाके हम लोग को कैंपस वगैरह लगाना चाहिए। और कैंपस लगाने के साथ वहाँ पे जो गार्जियंस है और स्टूडेंट है, उन लोगों को टेक्निकल जो फील्ड है, टेक्निकल फील्ड के बारे में बताना चाहिए कि आज का जो दौर है वो पूरा का पूरा टेक्निकल दौर है। क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं होता। यदि आप एक मोबाइल भी चलाते हो तो उसमें भी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा उसमें सॉफ्टवेयर है। बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कैंपस लगा के, और तो कैंपस लगाने के साथ साथ हम इस तरह से जैसे कि सर्वे है ना, एक तरह का सर्वे होता है, सर्वे करके भी हम जो गार्जियंस है और स्टूडेंट है उनको बंसल ग्रुप से जोड़ सकते हैं। और हम लोगों की क्या खासियत है वो चीज़ हम वहाँ के जो गार्जियंस या बच्चे उन तक पहुँचा सकते हैं। बिना कैंपस या बिना सर्वे के ये नॉलेज जो है कि हम दूर दराज के एरिया तक, क्षेत्र तक नहीं पहुँचा सकते। हाँ, जैसे सिटी है भोपाल वगैरह, बड़ी सिटी, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है कि जैसे कि स्कूल है, अलग अलग स्कूल में जाके भी हम कैंपस वगैरह ले सकते हैं। और कई बार जैसे कि बंसल स्कूलों के बच्चों को या कोचिंग से बच्चों को अपने कैंपस में विजिट कराता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ क्या हमारी खासियत है, इन सारी चीज़ों को हम ये जो कैंपस है या सर्वे है, इनकी हेल्प से हमारी जो क्वालिटी है उसको बता सकते हैं। तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और बंसल ग्रुप, मैं चाहूँगा कि बंसल ग्रुप ये चीज़ करें, इसकी ओर फोकस करें, तो बंसल ग्रुप को भी इससे फ़ायदा होगा और जो स्टूडेंट है उसको भी एजुकेशन के फील्ड में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। निश्चित रूप से सर प्रयास करेंगे और जो भी आपने बोला उसको भी हम अपनी नीतियों में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से मेरे को ऊर्जावान दिख रहे हैं, आपसे निश्चित रूप से एक जिज्ञासा हो रही है पूछने की कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य कैसे रखती हैं, उसको मेंटेनेंस कैसे रखती हैं उसके बीच? शिक्षा और स्वास्थ्य में मेंटेनेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में कैसे अपनी दिनचर्या को संभाल रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ हम अदर एक्टिविटीज़ को भी देखें। और स्वास्थ्य के लिए आज के क्षेत्र में सबसे अच्छा है योगा। योगा कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से तो स्वस्थ रखता ही, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। तो मैं कहीं ना कहीं 15-20 मिनट, जैसे मुझे अगर मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम भी योगा, और जब पढ़ाई के बाद अनुलोम विलोम, कहीं ना कहीं ये हमारी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है, जो मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि इतना ज़्यादा सिलेबस और इतनी ज़्यादा बर्डन जब होती है तो टेंशन में आ जाते हैं, एकदम से प्रेशर आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम योगा का सहारा लेते हैं तो ये हमें एक पॉजिटिव वाइब देता है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हम बहुत ही पॉजिटिव वे के साथ पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब हम थोड़ा बाहर घूमते हैं या थोड़ा सा कहीं ना कहीं पार्क वगैरह, क्योंकि आजकल कोरोना है तो ये सब बंद है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे योगा हुआ, कहीं ना कहीं जो हमें पसंद हो वो काम हमें करना चाहिए, जो एक्टिविटीज़ हमें पसंद है हमें वो करना चाहिए, जिससे हम पॉजिटिव रहते हैं और कहीं ना कहीं अच्छा फील करते हैं, जिससे हम पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात अदिति आप कहने वाली थी, लेकिन आपने कोरोना के चलते ये बात नहीं कही कि पार्क भी जाना चाहिए, क्योंकि उससे भी अपना माइंड फ्रेश होता है। जब हम ज़्यादा ग्रीनरी देखते हैं तो उससे हमारा माइंड बहुत हेल्दी होता है और फ्रेश भी होता है। प्रहलाद सर, आपसे जानना चाहेंगे, अदिति ने तो बता दिया कि किस तरह से वो मेंटेनेंस रखती हैं अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच, लेकिन आप किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं कि वो मेंटेनेंस रखें इस तरह से? जी, मैं जैसे स्टूडेंट को, हम लोग स्टूडेंट पे ये फोकस रहता है हम लोगों का कि पढ़ाई तो मेन चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बाकी दूसरी चीज़ भी, जैसे गेम वगैरह खेलना भी ज़रूरी है, उसके साथ टीवी वगैरह देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि अकेला यदि आप पढ़ाई पे फोकस करोगे तो दूसरी चीज़ जो है बच्चा उससे फिर कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो हमें एजुकेशन के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ अदर नॉलेज भी हमारी लाइफ में कंपलसरी है। और उसके लिए हम बच्चों को कई बार क्या है कि हम जैसे बाहर कई कॉलेज हैं या और भी दूसरी यूनिवर्सिटी वगैरह है, वहाँ पे बच्चों को विजिट कराते हैं। विजिट कराने के साथ साथ क्या है कि हम कई लेक्चरर वगैरह हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं, और उसके अलावा जो कैरियर काउंसलर है उनको भी हम हमारे इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं और बुलाकर बच्चों को उनसे गाइड कराते हैं। और बच्चों को वो सारा नॉलेज दिया जाता है कि जो आगे उनको कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो बच्चे पढ़ाई तो करें, उसके साथ साथ खेल वगैरह भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों को खेल के लिए भी प्रमोट करते हैं। खेल के साथ साथ आजकल टेक्नोलॉजी में कितनी सारी चीज़ें हो गई, तो उसकी तरफ भी हम बच्चों को जाने के लिए फोकस करते हैं। और जैसे इस बार कोरोना काल आ गया था, तो कोरोना काल में किस तरह से बच्चों को हमने पढ़ाया, किस तरह से बच्चों का जो कंसंट्रेशन है उसको ठीक किया जाए या बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने अप्रैल से ही
क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, और मैंने तो 3 से 4 महीने जो है पूरा कोरोना काल में बच्चा डिप्रेशन में ना रहे, इसलिए 3 से 4 महीने मैंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को स्टडी की, कोई कॉस्ट नहीं ली बच्चों से। और इस बच्चों को बार बार ये चीज़ समझाता रहा कि आप देखो, आप पढ़ो, बस आप पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, कोरोना का क्या है आज ही कल चला जाएगा। तो उससे बच्चा क्या है कि उसके अंदर नकारात्मक जो शक्ति है वो भी दूर हो गई। तो उसके साथ साथ जो मेरे यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर है उन लोगों को भी मैंने प्रमोट किया कि क्यों ना हम कोरोना काल है, पैसा तो ऐसा है कि कमाते रहेंगे, क्यों ना कोरोना काल में बच्चों को इस तरह से प्रमोट किया जाए कि उनमें नकारात्मक शक्ति ना आए, है ना। इसके लिए हमने सारे बच्चों से मिले, हमने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, जिससे बच्चे का जो है कोई भी स्टूडेंट डिप्रेशन में नहीं गया। और उसका फ़ायदा यह है कि आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट इतने प्रिपेयर हो गए हैं कि अभी वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम तो छोड़ दे, इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें भी वो बैठ के उसको भी बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा बच्चों से कि बार बार कि आप अकेला पढ़ाई पे फोकस ना करें, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है, जब तक आप दूसरी एक्टिविटीज़ में नहीं जाएंगे तब तक आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको अदर फील्ड में भी जाना ज़रूरी है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ आप गेम खेलो, उसके बाद योगा वगैरह है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ आप आउटडोर पे भी बिल्कुल जाएं। ऐसा नहीं कि कोरोना हर जगह, ठीक है, ऐसे क्राइसिस ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हमें यदि माइंड को ठीक करना है, माइंड को कंसंट्रेट रखना है, तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आपने जिस तरह से कोरोना का जिक्र किया, कोरोना के संकट काल का जिक्र किया, उस दौरान एक बहुत बड़ी समस्या जो आपने बताई है कि डिप्रेशन, बहुत से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। इस दौरान जब बच्चों की करियर काउंसलिंग की बात आई तो आपने किस तरह से उनकी करियर काउंसलिंग करी और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स उस काउंसलिंग में निकलकर सामने आई थी? हमने देखा, सबसे पहले मैंने बच्चे जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े थे, और फिर मैंने सारे स्टूडेंट को पहले पर्सनली कॉल किया और उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा, और सारे जो स्टूडेंट थे उनसे भी बोला कि आपके जो फ्रेंड है उनको आप टच में रहो और आप उनको जोड़ो। और बिल्कुल सारे के सारे स्टूडेंट मेरे साथ फिर जुड़े, तो ऐसे लगभग 500 से 600 स्टूडेंट उस टाइम मेरे साथ जुड़ गए थे। और उनको फिर मैंने पर्सनली 3-3, 4-4 घंटे बच्चों को काउंसलिंग की, और एकदम हमने पढ़ाई नहीं, इंटरटेनमेंट किया, फुल इंटरटेनमेंट। तो बच्चों को ये नहीं लगा कि भाई कोरोना काल है। बच्चे कहते थे कि देखो, हम सोच रहे, हमें स्कूल में या क्लास में डांटा जाता था कि भाई मोबाइल नहीं, मोबाइल दूर रखो, और आज दिन ऐसे आ गए कि हमें मोबाइल पे शिक्षा मिल रही है, मोबाइल पे हमें मोबाइल पे हम पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं प्रोफेसर वगैरह भी हैं और कैरियर काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को भी बोला, और उनको भी मैंने, मेरे जो स्टूडेंट मेरे टच में थे या मेरे स्टूडेंट के साथ जो फ्रेंड थे, उन लोगों की सबकी हमने कैरियर काउंसलिंग कराई और उनको बताया कि कोरोना ऐसा है कि भाई एक संकट है, कभी आता रहता है, कुछ दिन रहेगा, चला जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है हमारी एजुकेशन पे रखना चाहिए, और जो हमें नकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक जो एनर्जी आती है, उससे जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें। हम बच्चों को बार बार फोकस करते रहे बच्चे पे कि वो किसी तरह की नेगेटिविटी में ना आए। और एग्ज़ाम आज नहीं होगा, कल होगा, भाई आप तो पढ़ो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, और आपको जो भी हेल्प मिलेगी वो सारी हेल्प मैं आपको प्रोवाइडेड कराने को तैयार हूँ। बिल्कुल, तो कठिन दौर में भी हताश नहीं होना है, ये सबसे बड़ा संदेश सर ने अपने स्टूडेंट्स को दिया था। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे, जब लक्ष्य आपने जिस तरह से बताया कि आप सिविल एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसके लिए जब पढ़ाई का दौर आएगा, कैसे आप मैनेजमेंट रखेंगी समय को लेकर, और कैसे आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी करेंगी? कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैम, जो मैंने अपना एम चुना है, जो मैंने सिविल सर्विसेज को चुना है, कहीं ना कहीं वो मुझे पसंद है। देखा जाता है, हमें सामान्यतः लोग यही कहते हैं कि जो आपको पसंद हो आप वो काम करो। कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज मैंने इसलिए चुना है कि वो समाज सेवा, एक तरीके से देखा जाए तो समाज सेवा, और कहीं ना कहीं उसमें जो मिलने वाली सुविधाएं वो कहीं ना कहीं हमें भी आकर्षित करती हैं, और जो हम साधारण इंसान रह के नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें हम एक बड़े पद पे जाके कर सकते हैं। हम वहाँ पे छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में भी सोच सकते हैं और बड़े से बड़े का भी सोच सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये एम बनाया तो मैं चाहती हूँ, मैं आगे के दौर में कहीं ना कहीं मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मैथ साइंस है, तो मैं चाहूँगी कि मैं इंजीनियरिंग करके कहीं ना कहीं ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको डेली लाइफ से जोड़ूं, क्योंकि अगर हम ऐसे किताबी ज्ञान लेंगे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक समय तक तो हम कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाद में हमें बोझ लगने लगेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको डेली लाइफ में देखें और कहीं ना कहीं हम चाहें कि वो हमें कैसे यूज़फुल और हम कैसे उसमें आइडिया लगाएं और कैसे वो हमें ऐसा लगे कि हमें उसको पढ़ने का मन हो। तो देखा जाए तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करूँ तो मैं उन्हें डेली लाइफ से जोड़ूँ। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़, जैसे सिविल सर्विस में पूछा जाता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को मैं नॉलेज के साथ पढूँ, मैं थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढूँ। कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। देखा जाए तो सोशोलॉजी वो भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, और देखा जाए तो ज्योग्राफी जिसमें हमें पूरे वर्ल्ड की बारे में पता चलता है। अगर हम उसको ऐसा टफ सा लगेगा, क्योंकि टफ तो सभी कुछ है और सिविल सर्विसेज जो कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इंटरेस्ट के साथ लूँ और कहीं ना कहीं ये मेरा पैशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है, जो मेरा एटीट्यूड है, वो मुझे एक दिन आईएएस ज़रूर बनाएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को पसंद करती हूँ, उस चीज़ के लिए मैं अट्रैक्ट हूँ और वो मैं बनना चाहती हूँ और यही मेरा ड्रीम है। तो मैं चाहूँगी कि आगे के टाइम में जब मैं पढ़ूँ तो मैं पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों का भी गेन करूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं एनजीओज़ ज्वाइन करूँ, जिससे मुझे पता चले कि जो चिल्ड्रंस हैं और जो ऐसे लोग हैं जो आज पढ़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास एक, देखा जाए तो उनके पास कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। खैर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आज तो सरकार इतने सारे कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एनजीओज़ के साथ जुड़ के मैं देखूँ कि वहाँ पे क्या परेशानियाँ जो उनको आ रही हैं, जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है और सभी को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करें और आगे बढ़ें। ऐसे ही मैं एनजीओज़ जो चिल्ड्रन है, ऐसे में महिला बाल विकास में महिलाओं के लिए भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं खुद चाहती हूँ कि महिला का स्तर, क्योंकि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, वो सिर्फ सोच नहीं सकती हैं, वो घर से अगर उन्हें बाहर निकाला जाए, अगर उन्हें रसोई से बाहर निकाला जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा जो उदाहरण है वो दे ही सकती हैं। जैसे आप सभी ने ही देखा है मदर टेरेसा, और जिन्होंने अभी एयरफोर्स में भी देखा जाए तो जिन्होंने पहली पायलट बनी है वो भी महिला ही हैं, और महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। पहली आईपीएस ऑफिसर, जो लोग बोलते थे कि महिलाएं आईपीएस नहीं बन सकती हैं, आज किरण बेदी ने उनको सफल करके बताया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जाएं और वो अपना एक उत्कृष्ट, जो कि बहुत अच्छे से अच्छा वो हर किसी फील्ड में दे सकती है। तो मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि महिला बाल विकास और ऐसे लोग जो उनके अधिकारों से वंचित हैं, उनको मैं उनका अधिकार दिलाऊं, और जो सब करना चाहते हैं, जो सभी का अधिकार है, मैं उनको कहीं ना कहीं बराबर रूप से मिले, क्योंकि सभी चीज़ें सभी का अधिकार है। और कहीं ना कहीं सभी शिक्षा देखा जाए और सभी चीज़ों के लिए सबका अधिकार है, क्योंकि सभी बिल्कुल एक मनुष्य और सभी चाहते हैं कि उनको भी अच्छे से अच्छे साधन मिले, क्योंकि वह भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। बिल्कुल, आप जैसे नागरिकों की पूरे देश को आवश्यकता है और आप ये जो अपना जज्बा है इसको कायम रखिएगा अदिति, निश्चित रूप से आप अपने जो लक्ष्य है उसमें सफलता हासिल करेगी। प्रहलाद सर, आपकी कोचिंग से इतनी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली छात्रा निकली हैं, उसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई। चलिए आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। सब पढ़े और सब बढ़े के बंसल समूह का जो उद्देश्य है उसको हर विद्यार्थी तक पहुँचाना है। अदिति का भी यही उद्देश्य है, हालांकि बंसल समूह भी इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है। उसको पहुँचाने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्र जहाँ तक आज भी एजुकेशन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, और दूर दराज के जो है या ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के दिमाग में शुरू स्टार्टिंग से एक चीज़ भर दी जाती है। मैं भी जब था तो मेरे दिमाग में मेरे भी पेरेंट्स यही कहते थे कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, चाहे वो चपरासी का हो। तो सबसे पहले तो हम दूर दराज के एरिया में जाएं और वहाँ पे गार्जियंस को ये समझाएं कि हम यहाँ पे जॉब करने ही नहीं आए, हमें हमारा माइंड डेवलप करना है। तो उसके लिए हम उनको बोले कि बंसल ग्रुप से जुड़ें, और बंसल ग्रुप की जो खासियत है कि हमारे यहाँ किस तरह के कैंपस है, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, और जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कई गरीब या पुअर छात्र हैं तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम एजुकेशन की क्या पावर है, वो पावर गार्जियंस को और स्टूडेंट को उस पावर के बारे में बताएं, और साथ साथ ये बताएं कि ज़रूरी नहीं कि आप भाई पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में जो है एक से बढ़ के एक कैंपस आते हैं, एक से बढ़ के एक मतलब कई तरह की सैलरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में तो करोड़ों का पैकेज जाता है। यदि अंबानी जी ये सोच लेते कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है तो आज वो अंबानी नहीं होते। आज अंबानी जी देखा जाए तो इंडिया के सबसे टॉप स्कोरर हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यदि वो भी सोच लेते कि भाई गवर्नमेंट जॉब करवाना है तो आज वो वहीं रह जाते। तो हमें ये सारी चीज़ें जाके खास मोस्टली गार्जियंस के दिमाग में जो गवर्नमेंट जॉब का एक कीड़ा सा बैठ गया उसको हटाना चाहिए। तो इसके लिए हम जब तक
पेरेंट्स तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं हटेगी। और इन सारी चीज़ों को करके ही बंसल ग्रुप भी आगे बढ़ सकता है और छात्रों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। और जो हमारी जो खासियत है, मेन क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं कि भाई हमारा कैंपस दिखा सकते हैं कि हमारा इतना बड़ा कैंपस है, किस तरह से यहाँ पे टीचर जो है वेल एजुकेटेड टीचर हैं, टीचर कैसे एजुकेटेड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम वीडियोज़ वगैरह हैं, CD वगैरह है, इनकी हेल्प से भी हम वहाँ पे बता सकते, क्योंकि सभी स्टूडेंट को तो हम भोपाल लाके या कैंपस में प्लेसमेंट में लाके उनको नहीं दिखा सकते, तो हम दूर दराज जाके हमारी वीडियोस है, CD है, उनकी हेल्प से भी हम उन लोगों को सारी चीज़ें बता सकते हैं। एजुकेशन की क्या पावर है, वो सारी चीज़ें हम गार्जियंस को और उनके जो रिलेटिव इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, दो बहुत अहम संदेश सामने आए हैं इस कार्यक्रम से निकलकर। एक तो अदिति ने दिया कि समाज को बदलना है, समाज में एक परिवर्तन लाना है, नारी सशक्तिकरण के साथ शिक्षा को हर क्षेत्र में पहुंचाना है। इसी के साथ सर ने भी एक संदेश दिया है ये कि हर क्षेत्र में एजुकेशन पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी बात तो हर पेरेंट को ये मालूम होना चाहिए कि हमें तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर काम करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास बच्चे का होना चाहिए। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।